नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार पुनः स्वागत है हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जीएस पेपर 6 से प्रश्न कराने वाले हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि राज्य में आर्द्र भूमियों के समक्ष विद्यमान चुनौतियां कौन सी हैं। अब चूंकि ये जीएस पेपर 6 से है तो ये उत्तर प्रदेश से ही है, तो उत्तर प्रदेश राज्य आप समझिएगा। इन चुनौतियों के समाधान है तो उपाय बताएं। तो बहुत सीधा सा प्रश्न है, लेकिन चूंकि आपकी टॉपिक में ये मेंशन है तो बहुत संभावना है कि ये प्रश्न जो है आपको परीक्षा में भी देखने को मिले। और अगर ये सीधे नहीं मिलेगा तो इससे मिलता जुलता मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आते हैं। तो देखिए, हर बार की तरह एक छोटी सी मतलब भूमिका दीजिए, और छोटी सी भूमिका देने के क्रम में बच्चों में बहुत ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति रहती है कि सर भूमिका में लिखे क्या। तो मैं पहले ही बताया हूँ कि अब जो ट्रेंड चल रहा है परीक्षा के आपके, तो वहाँ बहुत ज़्यादा भूमिका निष्कर्ष में समय नहीं खर्चा करना है। यदि वहाँ बहुत ज़्यादा आप भूमिका को बहुत साहित्यिक तरीके से बहुत अच्छा लिखने के प्रयास में, क्या होगा कि आपके बीच के जो बॉडी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन छूट जाएंगे। क्योंकि 3 घंटे में 20 प्रश्न करना आप समझ सकते हैं, और जो लोग परीक्षा दे दिए होंगे मुख्य परीक्षा, उनकी स्थिति समझिए। यदि आप लोग कोई भी दिया होगा तो एहसास कर रहा होगा, और एक पेपर तो निकल जाता है, उसके बाद फिर दूसरा पेपर भी उसी दिन होता है, और किस स्थिति में विद्यार्थी रहता है। और अगर वो स्मार्ट वर्क नहीं करेगा, अगर तो इसी तरीके की चीज़ों में अगर वो जकड़ा रहेगा कि भूमिका को बहुत बढ़िया लिख देंगे तो बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो प्रश्न का की पॉइंट है उसी के बारे में आप थोड़ा सा 10-15 शब्दों में परिचय दे दीजिए, वही आपकी भूमिका हो गई। जैसे यहाँ देखिए कि राज्य में आर्द्र भूमियों के समक्ष, तो ये आर्द्र भूमि जो है, बस इसी का 10 से 15 शब्दों में परिचय दे दीजिए, भूमिका हो गई। अब उसके बाद फिर आप अपने मूल प्रश्न पे उतर जाइए। तो वही यहाँ कहा गया है कि आर्द्र भूमियाँ वो जगह होती हैं जहाँ की जमीन मौसमी या अस्थायी रूप से पानी से ढकी रहती है। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य होता है। यह स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी क्षेत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र होते हैं। तो ये आप ये 15 से 20 शब्दों में आपने जो है आर्द्र भूमियों का एक संक्षिप्त परिचय दे दिया। और उदाहरण के तौर पर जैसे आप जो ये मैंग्रोव जो क्षेत्र देखेंगे वेस्ट बंगाल उड़ीसा के क्षेत्र में, तो वो आर्द्र भूमियों का बहुत अच्छा उदाहरण है। या अगर आप अपने गांव का जो तालाब है, वो भी अगर उसमें वर्ष भर पानी रहता है और वहाँ इस तरीके की वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो वो भी एक तरीके से आपकी आर्द्र भूमि है। तो ये हो गया। फिर उत्तर प्रदेश की 10 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल घोषित किया गया है, जो भारत के तमिलनाडु राज्य के बाद दूसरे स्थान पर है। मतलब देखिए, पीटी का भी फैक्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश की जो 10 आर्द्र भूमियां हैं, उन्हें जो है रामसर स्थल में घोषित किया गया है। अब रामसर स्थल के बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे, वहां से अक्सर पीटी में प्रश्न आते रहते हैं, तो उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। बस ये जानिए कि तमिलनाडु तमिलनाडु में कितनी आर्द्र भूमियां हैं? 16 आर्द्र भूमियां हैं, और उत्तर प्रदेश में 10 है। मतलब सेकंड नंबर पे 10, मतलब उत्तर प्रदेश की स्थिति है। ये उत्तर प्रदेश के महत्व को बताता है कि यहाँ वेटलैंड जो क्षेत्र हैं वो कितने ज्यादा हैं। और वाकई में ये तो खैर रामसर स्थल में 10 स्थल घोषित हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो आपके हर गांव के आसपास एक दो आर्द्रभूमि मिल जाएगी इस तरीके से। तो चलिए, ये हो गया। फिर आर्द्र भूमियों के समक्ष चुनौतियां। देखिए, अब आप प्रश्न को बता रहे हैं कि देखिए, पहला जो आपका पीपीटी था उसमें आपने आर्द्र भूमियों के बारे में बताया और उत्तर प्रदेश की स्थिति की थोड़ी सी आप चर्चा किए। अब आर्द्र भूमियों के समक्ष चुनौतियां क्या हैं? तो सबसे पहली चुनौती, राज्य की बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि क्षेत्र का बढ़ता प्रसार, जिससे इनमें लगातार संकुचन हो रहा है। आप सभी देख रहे होंगे कि यदि आपके गांव के आसपास कोई बहुत बड़ा तालाब रहा होगा, या मतलब झील टाइप में रही होगी, तो अब क्या है कि मानवीय गतिविधियों के कारण, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, अब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो एग्रीकल्चर भूमि चाहिए भाई, प्रोडक्शन के लिए, अनाज उत्पादन के लिए। और उसके तहत क्या है कि जंगल काटे जा रहे हैं, आर्द्र भूमियों को पाट पाट करके उनको खेती योग्य बनाया जा रहा है। तो ये सबसे पहली समस्या है, चुनौती है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है
आर्द्र भूमियां सिकुड़ती जा रही हैं। फिर राज्य में शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण वर्तमान में अधिकांश आर्द्र भूमियों या तो अपने अस्तित्व को खो चुकी हैं या खोने के कगार पर है, क्योंकि ये विकास की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि देहात वहात में तो अभी चलिए कुछ हद तक ये जो है संरक्षित है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में आज के 20 साल पहले यदि आपने कोई आर्द्र भूमि देखा होगा, कोई तालाब देखा होगा, कोई झील टाइप में चीज रही होगी, तो अब वो अपने अस्तित्व को खो चुकी है। और आप देखेंगे कि उसके आसपास जो है लोग मिट्टी उट्टी पटवा करके घर बना लिए हैं। तो ये दूसरी चुनौती है, मतलब जो शहरीकरण है, फिर औद्योगिकरण है। मतलब पहली आपने जनसंख्या बताया, दूसरी शहरीकरण, तीसरी औद्योगिकरण। फिर जो अगली चुनौती है कि जलवायु परिवर्तन और सूखे की स्थिति में इनके समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न कर रहे हैं। मतलब अब जलवायु परिवर्तन का इफेक्ट तो हर क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, और चूंकि ये जो क्षेत्र होते हैं ये जलवायु से सीधे जुड़े होते हैं। भाई यदि सूखा पड़ा तो ये सूख जाएंगे, और सूख जाएंगे तो इनकी जो जैव विविधता है वो नष्ट हो जाएगी। तो और चूंकि आप देख ही रहे होंगे कि इस समय कितनी गर्मी पड़ रही है, इस समय आप कल्पना करिए कि इनकी स्थिति किस स्तर पे होगी। और इसी तरीके से यदि बहुत ज्यादा बाढ़ भी आ रहा है तब भी ये प्रभावित होते हैं। हालांकि बाढ़ से तो कम प्रभावित होते हैं, लेकिन सूखे से ये बहुत प्रभावित हो रहे हैं। फिर इन क्षेत्रों में अवैध कब्जा कि मतलब हमारे तो एक परिचित है जो वो विद्यालय चलाते हैं, बड़ा विद्यालय चलाते हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे। वो ऐसे ही भूमि की जगह उन्होंने लिया, बनाया ही है अपना, और स्कूल बनाया, और धीरे 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 मिट्टी डलवाते डलवाते आज स्थिति ये है कि जो बहुत बड़ी एक तरीके से तालाब था वो इनके स्कूल की प्रॉपर्टी बनती जा रही है। तो ये यही है अवैध कब्जा। इसी तरीके से लोग क्या करते हैं कि इनके आसपास घर बनाते हैं और धीरे धीरे इनको जो है अपने क्षेत्र में मिलाते जाते हैं। तो यही जो अवैध कब्जे की समस्या है, आप इसका भी उल्लेख कर दें। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना। आप सभी जान रहे होंगे कि परीक्षाएं थोड़ा लेट हैं, अब तो खैर आ ही रही हैं। अक्टूबर में आपका पीसीएस है, दिसंबर में आरओ है। तो अभी आप लोगों के लिए बेहतर समय, 2 महीना कम से कम एटलीस्ट मुख्य परीक्षा को खूब कायदे से पढ़ लीजिए। इधर जो भी चीज़ें आप तैयार कर लेंगे, फिर आपको जो है मुख्य परीक्षा मतलब पीटी देने के बाद जब आप पीटी पास कर जाएंगे तो उसके बाद इतना प्रेशर महसूस नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप ये सोच रहे हो कि हम प्रीलिम्स के बाद जो है मेंस की तैयारी कर लेंगे, तो प्रीलिम्स के बाद कभी मेंस की तैयारी होती नहीं। ये आप रणनीतिक दृष्टि से गलती कर रहे हैं, और ये गलती आपके पीटी के रिजल्ट को भी खराब करेगी। मतलब पीटी पास करके भी क्या करेंगे यदि आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं, तो फिर तो बेकार है। और इस प्रतिस्पर्धा के दौर में प्रीलिम्स पास करना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो यदि आप से गुजारिश है यदि प्रीलिम्स पास कर रहे हैं तो उसको फाइनल रिजल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। और वो फाइनल रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, जब आपकी मुख्य परीक्षा में बहुत भयंकर मतलब एकदम भयंकर रूप से आपकी तैयारी होगी। क्योंकि इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं होता है, बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कैसा बोर्ड है, क्या पूछ लेते हैं। क्योंकि आप सर्वज्ञ तो होते नहीं है कि जो पूछेंगे बता देंगे, आप बता देंगे। और दूसरी चीज उनका माइंड सेट भी होता है, तो वहाँ और तीसरी चीज चूंकि 100 नंबर का है तो वो बहुत ज्यादा प्रभाव भी नहीं डालेगा। यदि आपने मुख्य परीक्षा बहुत अच्छे से कर लिया तो विश्वास मानिए आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसी के तहत मतलब जो मुख्य परीक्षा का टेस्ट सीरीज जो है हमारे संस्थान द्वारा भी संचालित किया जा रहा है, जिसमें हम जीएस पेपर 4 और 5, 6 का बैच जो है अभी हाल ही में लॉन्च किए हैं। इसके पहले हालांकि चल तो हमारा मार्च से ही रहा है, और हमारे एक बैच सबके खत्म भी हो चुके हैं। तो नए बैच हैं, आप लोग इसे जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। ऑफिस को लोग बेहतर बताएंगे। हम यहाँ आपको इतना ही बताएंगे कि आपको मंडे टू फ्राइडे डेली 2 क्वेश्चन मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा। और फिर आपको जो है उसको 5 बजे शाम तक जो है वो इसी तरीके से पीडीएफ फॉर्म में भेजना होगा। 5 बजे से 10 बजे के बीच में आपकी सारी कॉपियों का मूल्यांकन कर दिया जाएगा। देखिए सब मूल्यांकन की हुई कॉपियां हैं, और प्रॉपर वे में कमेंट किया जाएगा। और उसके बाद जो है जब आपकी कॉपी चेक हो जाएगी तो इसी तरीके से हमारा मॉडल पेपर जो मॉडल आंसर जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। और अगले दिन का क्वेश्चन भी आपको रात में 10 बजे तक मिल जाएगा, ताकि आपके पास पूरी रात है और अगले दिन 5 बजे तक का समय है कि आप फिर अपने प्रश्न को जो भी आपके पास सोर्स है उसको पढ़ करके बेहतर तरीके से करें।
तो सूचना समाप्त हुई। आइए देखते हैं अपने अगले पॉइंट पे। फिर जहां तक इन चुनौतियों से निपटने का प्रश्न है तो निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। देखिए आपके प्रश्न का पहला पार्ट तो यही था कि चुनौतियां क्या हैं, अब इन चुनौतियों से निपटने के उपाय क्या हैं। तो सबसे पहला उपाय, संकटग्रस्त आर्द्र भूमियों को सूचीबद्ध कर उन्हें रामसर आर्द्र भूमि के रूप में नामित किया जाए ताकि उनका प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। देखिए जो हमारे आसपास के जो आर्द्र भूमियां और महत्वपूर्ण बड़ी आर्द्र भूमियां हैं, तो उसके लिए ये प्रयास किया जा सकता है कि इनको भी जो है रामसर जो आर्द्र भूमि का जो एक संस्थान है उसमें जो है शामिल करने का प्रयास किया जाए। क्योंकि यदि ये भूमियां वहां शामिल हो जाएंगी, जैसा अभी उत्तर प्रदेश की 10 भूमि ही शामिल हो पाई है, लेकिन सोचिए कि अगर उत्तर प्रदेश की बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम भूमि शामिल हो जाए तो फिर वो उनका संरक्षण, उनका परिरक्षण बहुत प्रभावी तरीके से होगा। क्योंकि फिर वो एक नेशनल इंटरनेशनल मतलब क्लाइमेट की वो प्रॉपर्टी बन जाती हैं, तो उस पे देश का ही नहीं दुनिया का भी ध्यान होता है। तो ये चीजें हैं, तो ये एक प्रयास किया जा सकता है। फिर वर्षा जल प्रबंधन के द्वारा आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाए जिससे गर्मी के समय में भी यहाँ पर्याप्त नमी हो। मतलब अभी की जो स्थिति है, अगर वर्षा जल का जो संरक्षण है, और अभी जो हमारी सरकार चला रही है कैच द रेन, वो बेसिकली वर्षा जल संरक्षण के लिए है, लेकिन वो इतनी प्रभावी भूमिका निभा नहीं पा रही है। हम करीब इसको मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन प्रयास अच्छा है, पहल अच्छा है। हो सकता है कि इस बार उसके लिए अच्छा प्रयास किया जाए, अभी बरसात आने भी वाली है। तो अगर इस जल को हम सुरक्षित कर लें, संरक्षित कर लें, तो ये जो आर्द्र भूमियां हैं जो सूखे की समस्या से ग्रसित हो जाती हैं या जो जिनमें नमी कम हो जाती है और जो जैव विविधता के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो उससे बचाव किया जा सकता है। तो ये चीजें हो गई। फिर औद्योगिक कचरे का प्रभावी निपटान एवं प्लास्टिक विशेषकर सिंगल यूज्ड के प्रयोग को नियंत्रित किया जाए ताकि आर्द्र भूमियों का जल दूषित न हो एवं वहाँ जैव विविधता भी बनी रहे। देखिए औद्योगिक कचरे एक बड़ी समस्या है भाई, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, मैंने पीछे पॉइंट बताया है। और औद्योगिकरण बढ़ने से एक समस्या ये होती है कि जो उससे मतलब वेस्टेज पानी निकलता है, वो क्या होता है कि वो इन्हीं आर्द्र भूमियों में, नदियों में, तालाबों में जो है उड़ेल दिया जाता है। और उससे जो है नदी, तालाब या जो भी झील, पोखरा, जो भी पानी है, उसकी जो है जैव विविधता जो है वो नष्ट होती है। तो इसी के तहत प्रयास किया जा रहा है कि मतलब पहली बात तो औद्योगिक कचरे को वहाँ डाला ही ना जाए। और दूसरी जो समस्या है कि जो प्लास्टिक, आज देख रहे होंगे कि प्लास्टिक कहाँ नहीं पहुँच गया है, मतलब समुद्र तक में प्लास्टिक पहुँच गया है। तो प्लास्टिक और विशेष तौर पे सिंगल यूज प्लास्टिक, ये मतलब इनको ना पहुँचने दिया जाए, इनके रोकथाम के लिए प्रयास किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर अवैध कब्जा तथा कृषि के लिए आर्द्र भूमियों का प्रयोग को रोका जाए। वही कि जो लोग घर बना लेते हैं, विद्यालय बना लेते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे इन पे कब्जा करने लगते हैं आसपास के क्षेत्रों को, तो उस पर तो सख्ती से कड़ाई किया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार में ये टेंडेंसी आम है कि यदि खाली ज़मीन देखे तो लोग जो है उसको लेकर के ये प्रयास में रहते हैं कि किस तरीके से इसको अपना बनाया जाए। तो और ऐसी भूमियों को तो एकदम इस पे तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और किसी भी भूमि को यदि अवैध कोई भी कब्जा है तो उसको जो है रोकने का प्रयास हो। और यहाँ मैं बाबा जी के बुलडोजर की सराहना करूँगा कि वो बेहतरीन काम भी कर रहा है। देखिए बुलडोजर जो है वो कुछ हद तक तो ठीक है, सब जगह तो नहीं ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जरूरी है। क्योंकि एक धारणा है ना कि भय बिन होत न प्रीत, तो थोड़ा सा भय होना भी चाहिए। और अगर ऐसे अवैध क्षेत्रों में यदि किसी ने घर बनवा लिया है और विश्वास मानिए अगर 10 लोगों का घर टूटा, तो फिर वो आगे के आने वाली पीढ़ी के लिए एक नजीर होगा। और जो अतीत में ऐसा कर चुके हैं वो भी अपना तोड़ ताड़ के अपना सीमित हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर आर्द्र भूमियों को पर्यटन से भी जोड़ा जाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिससे आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन सके और इसी के द्वारा इन्हें संरक्षित भी किया जाए। मतलब ये जो आर्द्र भूमियाँ अगर इन्हें पर्यटन से जोड़ दिया जाए
तो फिर यहाँ लोग आएंगे जाएंगे, तो ये आर्थिक गतिविधि का केंद्र बनेंगे। इनको वित्त की पर्याप्त, यहाँ सरकार को राजस्व मिलेगा, और जब यदि सरकार को कहीं से राजस्व मिलने लगता है तो फिर वो उसके संरक्षण और परिरक्षण का बहुत बेहतरीन प्रयास करता है। तो ये भी हो सकता है। और बिल्कुल आर्द्र भूमियों में तो ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्ड सेंचुरी की स्थापना कर दी जाए, फिर यहाँ बोटिंग किया जाए, मतलब वो ऑर्गेनाइज तरीके से हो, ऐसा नहीं है कि मतलब बेतरतीब तरीके से, लेकिन यदि ऐसा प्रयास किया जाए तो इनकी स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। इस प्रकार उपयुक्त उपायों को अपनाकर आर्द्र भूमियों को संरक्षित किया जा सकता है। देखिए निष्कर्ष आपका यदि 8 अंक का है तो इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप ऑप्शनल का पेपर अब नहीं लिख रहे हैं कि जहां आपको कम क्वेश्चन करने होते थे और वहां आपकी योग्यता को मापा जाता था। देखिए आपके परीक्षा में 3 जगह होता था पहले। एक तो एसए का पेपर होता था जहां सबसे ज़्यादा योग्यता की ज़रूरत होती थी, क्योंकि वहां लंबा लंबा लिखना होता है, 3-3 एसए लिखना होता है 3 घंटे में। लेकिन उसके बाद जो स्थिति बनती है फिर ऑप्शनल के पेपर में होती थी। लेकिन जीएस का पेपर आपकी योग्यता को उतना नहीं माप रहा है जितना आपके टाइम प्रबंधन को देख रहा है, आपके लिखने की टेक्निक को देख रहा है। और ये सब चीज़ें आप में तभी विकसित होंगी जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो इन सब कमियों को दूर करेगी। देखिए जानकारी सब है, यदि कोई बच्चा पीटी पास करके जा रहा है तो उसको जानकारी की कमी नहीं है, उसके पास फैक्ट पर्याप्त है। लेकिन फैक्ट को कैसे उसको जो है लिखना है, मतलब फैक्ट का विश्लेषण कैसे करना है, वो आपको आंसर राइटिंग से ही समझ में आएंगी। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम है, इससे आप लोग जुड़िए। यहाँ बहुत सी सूचनाएं आपको निःशुल्क मिलती रहती हैं। और ये यूट्यूब चैनल है, ये दोनों हमारे चैनल है, एक तो संदीप मिश्रा ऑफिशियल है। यदि आप लोगों ने इससे नहीं जुड़ा होगा तो यहाँ भी जुड़िए, इसे भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ भी हम टाइम टू टाइम आपकी परीक्षा से उपयोगी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आते रहते हैं। और सबसे लास्ट में 7303307507 पे आप जो है किसी भी बैच से जुड़ने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।